Focus. Ideate. Innovate. Enable. नमस्कार, आप देख रहे हैं बचत, निवेश और आप कोविड स्पेशल। और इस सफर में हमने लगातार बात की है फाइनेंशियल प्लानिंग की। जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है। निवेश करते समय, यानी आपने बचत की, फिर जब आप निवेश कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पैसे आज आप कहीं लगा रहे हैं, कहीं निवेश कर रहे हैं, इसका उपयोग आपको कब करना होगा, कब आपको इसकी ज़रूरत होगी। और इसके लिए फिर सवाल आता है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म का। और उस हिसाब से आप ये तय करते हैं कि जो आपने रकम जमा की है, बचत करके रखी है, उसको आप कहां लगाएं। डेट में लगाएं, फिक्स्ड इनकम में लगाएं, या इक्विटी में लगाएं, या बैलेंस फंड में लगाएं। तो ये बहुत ही बड़ा सवाल है, सारे निवेशकों को ये चक्कर में डालता है। दरअसल हमारे साथ कृष्ण शर्मा साहब जुड़ रहे हैं, लीड ट्रेनिंग HDFC म्यूचुअल फंड के, जो लगातार हमारे साथ इस सफर में जुड़े हुए हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं। कृष्ण जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म हम कहते हैं, बहुत सुनते भी बहुत हैं, लेकिन हर आदमी का अपना एक अंदाजा, अपनी एक कल्पना होती है, अपनी एक मान्यता होती है कि कितना शॉर्ट टर्म, किस ड्यूरेशन को मीडियम टर्म और किसको लॉन्ग टर्म कहते हैं। ये कैसे आप एक साइंटिफिकली इसको डिफाइन करते हैं? और लॉन्ग टर्म का मतलब तो फिर मेरे हिसाब से रिटायरमेंट प्लानिंग लेना चाहिए। सर्टेनली लॉन्ग टर्म का मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग, और ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। और प्रदीप जी, मैं जितनी भी मैंने आज तक इन्वेस्टर मीट्स की हैं, एडवाइज़र मीट्स की हैं, ये सवाल बहुधा मेरे सामने आता है कि लॉन्ग टर्म क्या, लॉन्ग टर्म की व्याख्या देवें कि हाउ लॉन्ग इज़ लॉन्ग टर्म। और मज़ेदार बात यह है कि बहुत से लोगों ने लॉन्ग टर्म की व्याख्या क्या की है, जब तक रिटर्न ना आए। तो अगर आपने एक निवेश किया है इक्विटी में, पहले एक साल लॉन्ग टर्म माना जाता था, 1 साल में रिटर्न नहीं आया तो 3 साल माना गया, 3 साल में रिटर्न नहीं आया तो 5 साल माना गया, और इस तरह से व्याख्याएं बदलती चली गई। तो हमें थोड़ा सा इस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को समझना होगा। और मैं दावे के साथ आपसे कहूँगा कि दुनिया में कहीं पर भी चले जाइए, कहीं पर भी किसी भी किताब को खोल लीजिए, आपको कहीं पर भी इसकी व्याख्या नहीं मिलेगी कि लॉन्ग टर्म किसे कहते हैं, शॉर्ट टर्म किसे कहते हैं। इसकी सटीक व्याख्या टैक्सेशन में ज़रूर आपको मिल जाएगी कि 1 साल तक निवेश करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस लगेगा, और 1 साल से ज़्यादा निवेशित रहेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस लगेगा वित्तीय निवेश में, इक्विटी के मुतालिक, और डेट में शायद 3 साल। तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहला बात तो ये समझें कि डेट और इक्विटी में फ़र्क क्या है। दोनों ही कैपिटल हैं, दोनों ही बिजनेस में इस्तेमाल होती हैं, दोनों ही पूंजी हैं। लेकिन डेट कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्चुअल होने की वजह से इसकी मियाद होती है। तो डेट में आप व्याख्या कर सकते हैं कि ये 1 साल का डेट है, 3 महीने का डेट है, 3 महीने का बॉन्ड है, 6 महीने का बॉन्ड है, 1 साल का बॉन्ड है तो शॉर्ट टर्म का बॉन्ड है, 2 साल का बॉन्ड है, 5 साल का बॉन्ड है, 10 साल का बॉन्ड है तो लॉन्ग टर्म का बॉन्ड है। इक्विटी में यह व्याख्या लगभग नामुमकिन है, ना कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इक्विटी एक ऐसी है जो कि बिजनेस का मालिकाना हक है। बिजनेस, किसी ने भी अकाउंट्स पढ़ा है तो जानता है कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस का मतलब होता है गोइंग कंसर्न, बिजनेस का मतलब होता है परपेचुटी। सेंसेक्स को 40 साल हो गए हैं और सेंसेक्स आगे 400 साल तक चल सकता है। निफ्टी को 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, अगले 50-500 साल तक चल सकती है। इनकी मियाद नहीं होती है। इक्विटी पोर्टफोलियो हमेशा चलते रहते हैं, इक्विटी का मालिकाना हक चलता रहता है। अब आप कहेंगे कि भाई मुझे कभी तो पैसा निकालना होगा, तो इक्विटी जितनी पुरानी होती जाती है उतना बेहतर होती जाती है, और आप जो पैसा निकालते हैं वो डिविडेंड के रूप में निकालते हैं। क्योंकि इक्विटी में सस्ता खरीदो और महंगा बेचो, हम उल्टा करते हैं, हम महंगा खरीदते और सस्ता बेच देते हैं। अब जब इक्विटी सस्ती हुई थी, प्रदीप जी दावे के साथ कह सकता हूं, मार्च में आप देखिए, मार्च में सब लोग बेचने में आतुर थे और आज सब खरीदने में आतुर हैं। इतने डीमेट अकाउंट खुल गए हैं पिछले 1 महीने में, तो कितनी अजीब सी बात है। देखिए, आप हो ही रहा है ना। लेकिन किसी ने अगर नियमित रूप से, अनुशासित रूप से एसेट एलोकेशन किया होता तो स्वतः ही मार्च के अंदर उसने इक्विटी बहुत सी खरीद ली होती। जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। जब बाजार गिर रहा होता है तो लोग कहते हैं और गिरेगा, तो ले नहीं पाते। तो अगर आपका ऐसा कोई फॉर्मूला है, उसके आधार पर, उसकी बदौलत, बिल्कुल जब सबसे सस्ते हो शेयर उस समय भी आप इनको ले सकते हैं, या फिर जब आपने SIP कर रखी हो तो उस स्थिति में आपके हाथ में पैसे होते हैं और आप उसका इस्तेमाल करते हैं, वरना वो कैश रह जाता है और शेयर का मौका चूक जाते हैं। इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन एक जो बहुत ही अहम बात कृष्ण जी आपने कही, वो ये कि इक्विटी एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, एक लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है, और जब जैसे जैसे आप अपने गोल के करीब पहुंचते जाएं तो इक्विटी से अपने निवेश को कम करते जाना चाहिए। ये इक्विटी के लॉन्ग टर्म एसेट क्लास होने का क्या मतलब है,
और आपकी ये जो स्ट्रैटेजी है इसको आप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे आप धीरे धीरे इक्विटी से निकल करके डेट में आने की राय देते हैं लोगों को? ठीक है, इक्विटी में देखिए हम ये समझना होगा प्रदीप जी कि रिटर्न कहां से आते हैं, ये क्यों शेयर्स के दाम बढ़ते हैं। एक कंपनी का प्रमोटर है और एक उस मान लीजिए कंपनी है जिसका कि 100 करोड़ का कैपिटल है और वो उसका मार्केट कैप 1000 करोड़ के आसपास है और 50% प्रमोटर का हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रमोटर के पास 500 करोड़ की इक्विटीज की मालिकाना हक है। आप देखेंगे प्रमोटर रोजाना बाजार में अपने शेयर्स बेचने नहीं आता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने 100 शेयर्स, 200 शेयर्स, 500 शेयर्स खरीदे हैं वो बाजार में बेचने के लिए आता है। क्यों बेचने के लिए आता है? क्योंकि उस शेयर के दाम बढ़ गए हैं, दुगने हो गए, तो वो पैसा निकालना चाहता है। तो अगर 100 शेयर्स वाले के दाम दुगने हो गए, वो पैसा निकालना चाहता है, तो प्रमोटर को तो सारे निकाल देने चाहिए। प्रमोटर के तो 500 करोड़ के शेयर्स हैं, वो तो 1000 करोड़ हो गए, दुगने हो गए, तो वो क्यों नहीं निकालता है? क्योंकि उसका लक्ष्य एप्रिसिएशन कमाना नहीं है, उसका लक्ष्य है प्रॉफिट कमाना, डिविडेंड कमाना। यह बात आम निवेशक को समझनी होगी। इक्विटी में निवेश करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एप्रिसिएशन नहीं है। इक्विटी में निवेश करने का मतलब है कि उस बिजनेस के आप मालिक बन गए हैं, उस मालिक के डिविडेंड में, लाभांश में, लाभ में हिस्सा लीजिए लंबे समय तक रह के। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आप एप्रिसिएशन ही चाहते हैं तो इक्विटी में एप्रिसिएशन आता कहां से है? इक्विटी में एप्रिसिएशन 3 स्रोतों से आता है। पहला, वो कंपनी बहुत लाभ कमाती है और आगे भी लाभ कमाती रहेगी, ये साइंस है। अब आर्ट ये कहता है कि आगे भी लाभ कमाती रहेगी, ये सेंटिमेंट है। तो जब भी आपका सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा, कंपनी के मुनाफे के साथ साथ सेंटिमेंट भी पॉजिटिव हो गया, उसके दाम बढ़ जाएंगे। तीसरा, इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए। इंटरेस्ट रेट्स कम होने का मतलब है बॉन्ड महंगा हो गया, तो बॉन्ड महंगा होते ही इक्विटी खरीदने की इच्छा बढ़ जाएगी, मार्केट में वन टाइम एडजस्टमेंट होगा और इक्विटी में अचानक से रिटर्न आएगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया। ये 3 तरीके हैं एप्रिसिएशन आने के। इसमें जो सबसे सेंसिटिव तरीका है वो सेंटिमेंट है। सेंटिमेंट आपका सुबह अच्छा होता है, शाम को खराब हो जाता है, आज अच्छा होता है, कल खराब हो जाता है। कोरोना वायरस का डर आया, मार्च में 4000 पॉइंट बाजार गिर गया और जून के अंदर बढ़ गया, जबकि जून में कोरोना वायरस के केसेस मार्च के मुकाबले ज्यादा हैं। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये केवल सेंटिमेंट में बदलाव है। सेंटिमेंट की आयु कभी भी लंबी नहीं होती है, वो छोटी होती है। इसलिए हम इक्विटी के लिए लॉन्ग टर्म एसेट का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि लॉन्ग टर्म में सेंटिमेंट का रोल खत्म हो जाता है, केवल साइंस का रोल रहता है, ईपीएस का रोल रहता है और एसेट वैल्यूएशन मतलब इंटरेस्ट रेट का रोल रहता है। इसलिए हम लोगों से ये कहते हैं इक्विटी इज ए लॉन्ग टर्म एसेट, ताकि आप सेंटिमेंट पे काबू पा सकें। और यही कारण है कि इक्विटीज को लॉन्ग टर्म एसेट पोर्टफोलियो में माना जाता है। लॉन्ग टर्म होल्डिंग रखने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है कि सुबह शाम टिकर पे भाव आते हैं, स्क्रीन पे भाव आते हैं, अब तो मोबाइल पे भी आते हैं। चूंकि लोग देखते रहते हैं तो उस वजह से टेम्प्ट होते हैं कि अपना मुनाफा जल्दी वसूल कर ले, निकल जाए, ट्रेडिंग करने लगे। लॉन्ग टर्म की होल्डिंग को बरकरार रखना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये आप ये कह सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक कमजोरी है लोगों की, जिसके चलते उनके सब ऑप्टिमल रिटर्न आते हैं, जितनी कमाई होनी चाहिए वो नहीं होती। तो इससे बचने का क्या रास्ता है कि आप हर रोज हर वक्त टिकर ना देखें, हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन जाकर केवल देखें कि आपके शेयर के दाम या आपकी म्यूचुअल फंड की एनएवी में क्या बदलाव आ रहे हैं। तो ये एक बेहतर तरीका होगा दरअसल आपके फाइनेंशियल कल्याण के लिए। बिल्कुल प्रदीप जी, आपने सबसे अद्भुत बात कही है। मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड के निवेशकों को अगर सबसे बड़ी बात कोई समझनी है तो वो ये समझनी है कि रोजाना एनएवी मत देखिए। जितना एनएवी आप रोज देखेंगे उतने आप बेचैन हो जाएंगे। और इसका मैं एक प्रमाण भी आपको दे सकता हूं। मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट एक ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट है, उसके बारे में मैं दर्शकों से कहूँगा कि वो उसके बारे में इंटरनेट में, गूगल में पता करें, पढ़ सकते हैं। वॉल्टर मिशेल नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे, 1964 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। 5 साल के बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। जब बच्चे भूखे थे उनको एक चॉकलेट दी गई खाने के लिए, मार्शमेलो खाने के लिए दिया गया और कहा गया कि अगर ये मार्शमेलो आप नहीं खाते हैं और थोड़ी देर के बाद में हम लौट के आएंगे और हम देखेंगे कि आपने मार्शमेलो नहीं खाया है तो आपको दुगना दिया जाएगा। अब बच्चों के सामने एक समस्या देखिए प्रदीप जी क्या थी। उनको ये मालूम था कि हमें भूख लगी है, उनको ये मालूम था कि सामने मार्शमेलो रखा है, वो तुरंत खा सकते हैं, पर अगर तुरंत नहीं खाएंगे तो थोड़ी देर के बाद दुगना मिलेगा जब वो वापस आएंगे। पर उनको वो ये नहीं मालूम था कि वो वापस कब आएंगे। वापस 5 मिनट पे भी आ सकते हैं, वापस आधे घंटे में भी आ सकते हैं। ठीक इक्विटी मार्केट्स में आपको मालूम होता है कि रिटर्न आएंगे, आपको मालूम है कि बाजार यहां से बढ़ेंगे, सिर्फ आपको यह मालूम नहीं होता है कि बाजार कब बढ़ेंगे, 3 महीने में बढ़ेंगे कि 6 महीने में बढ़ेंगे। तो आपका इंपेशेंस बढ़ता है।
तो वहां पर उन्होंने क्या शोध किया कि कुछ बच्चों ने मार्शमेलो नहीं खाया। ये कौन से बच्चे थे जिन्होंने मार्शमेलो नहीं खाया? जिन्होंने मार्शमेलो की तरफ देखा नहीं। जो बच्चे देख रहे थे वो लालायित हो गए, लालची हो गए और मार्शमेलो खा लिया। पर जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने अपने इमोशन पे नियंत्रण किया और मार्शमेलो नहीं खाया, और जब एक्सपेरिमेंटर लौट के आया तो उनको दुगने मिल गए। मैंने एक बहुत बड़ा शोध चंद शब्दों में आपके सामने रखा है, पर हमें यह बताता है कि किस तरह से आपको पेशेंस को पे नियंत्रण पाना है, इंपेशेंस पे नियंत्रण पाना है। अगर आप रोजाना बाजार देखेंगे तो विचलित हो जाएंगे। तो शेयर बाजार में आपके लिए सिर्फ दो ही भाव रेलेवेंट हैं, जिस दिन जिस रेट पर आपने शेयर खरीदा और जिस दिन जिस रेट पर आपने शेयर बेचा, या जिस दिन जिस एनएवी पे आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया और जिस दिन जिस एनएवी पे आपने रिडीम किया। उसके बीच में अगर भाव बढ़ गया तो आपका कुछ आया नहीं और गिर गया तो आपका कुछ गया नहीं। डेट के बारे में हम कहते हैं कि वो बड़ा सेफ है। आपने कहा कि जैसे जैसे आपका गोल नज़दीक आए तो इक्विटी से डेट में शिफ्ट कीजिए ताकि सर्टेनिटी रहे, जब पैसा चाहिए मिल जाए। लेकिन हाल के दिनों में हमने देखा है काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड में, डेट फंड में निवेश करने वालों को भी उनके एनएवीज काफ़ी गिर गए, उनको नुकसान लगा। तो ये कैसे होता है और फिर ये डेट दरअसल कितना सुरक्षित है? क्या ध्यान रखने वाली बात है इसके लिए? हाँ, इसीलिए प्रदीप जी बार बार मैंने एक हमेशा निवेदन किया है, खासकर आम निवेशकों के लिए, जनसाधारण के लिए, जो सोफिस्टिकेटेड डेट इन्वेस्टर्स या सोफिस्टिकेटेड इक्विटी इन्वेस्टर्स नहीं हैं, उनको एक सलाह हमेशा दूंगा कि आप फाइनेंशियल प्लानर की, फाइनेंशियल एडवाइजर की हमेशा सलाह लेवें। देखिए, म्यूचुअल फंड्स को बहुत ज़्यादा तरीके से रेगुलेट किया जाता है। म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रेगुलेटेड इंडस्ट्री दुनिया में कोई नहीं है, और ये रेगुलेशन और ये डाइवर्सिफिकेशन म्यूचुअल फंड को एक चीज़ प्रदान करती है जिसको बोलते हैं सेफ्टी। म्यूचुअल फंड ऊपर नीचे होते आर्थिक वातावरण में सबसे सुरक्षित निवेश बन के साबित हुए हैं। दुनिया भर से हमें ये बात समझ में आती है। पर म्यूचुअल फंड के अंदर होता क्या? आपने अपना पैसा दूसरे को दे दिया। जब आप अपना पैसा दूसरे को देते हैं तो आपके हाथ में नियंत्रण नहीं रहता है, क्योंकि पैसा तो आपको वो संभालता है। तो वो व्यक्ति अच्छी तरह से आपके पैसे का प्रबंधन करे, उसके ऊपर भी तो कोई तलवार लटकनी चाहिए। और तलवार क्या है कि म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर कभी भी पैसा निकाल सकता है, और जैसे ही उसको समझ में आता है कि फंड मैनेजर दूसरे फंड मैनेजर के मुकाबले अच्छा नहीं कर रहा है, समाज में जो दूसरे लोगों का परफॉर्मेंस है वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो उस फंड को पनिश कर सकता है, उस फंड से बाहर निकल सकता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में दैनिक लिक्विडिटी दी गई है। पर लिक्विडिटी दी गई है इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसका बेजा इस्तेमाल करें। देखिए, जब भी समाज में संकट आता है, महान संकट आता है, जैसा 2008 में आया था, जैसा 2020 में आया है, और जैसा 1992 में आया था और सन 2000 में आया था, ऐसे संकट में एक चीज़ हम बोलते हैं फ्लाइट टू सेफ्टी। फ्लाइट टू सेफ्टी का मतलब है सभी लोग सुरक्षित स्थानों पे जाना चाहते हैं, निवेशक भी सुरक्षित स्थानों पे जाना चाहते हैं। तो जिन निवेशकों ने बिजनेसमैन को पैसा उधार दिया है, उनकी कैटेगरी क्या है? जो छोटे बिजनेसमैन हैं, कमज़ोर बिजनेसेस हैं, कमज़ोर कॉर्पोरेट्स हैं, वो सी कैटेगरी में आते हैं। उनसे मजबूत बी कैटेगरी में आते हैं, उनसे मजबूत ट्रिपल बी रेटिंग कैटेगरी में आते हैं, उनसे मजबूत ए रेटिंग कैटेगरी में आते हैं, उससे मजबूत डबल ए रेटिंग कैटेगरी में आते हैं। और ट्रिपल ए रेटिंग कैटेगरी वाले सबसे मजबूत बिजनेस कॉर्पोरेट्स होते हैं हमारे समाज के अंदर। लेकिन जब भी महान संकट आता है तो जो निवेशक है वो कमजोर कॉर्पोरेट से, जो डबल ए, सिंगल ए, ट्रिपल बी है, उनसे बाहर निकलना चाहते हैं। जब बाहर निकलना चाहते हैं तो बाजार में वो रोजाना ट्रेड होते हैं, और जब वो बाजार में रोजाना ट्रेड होते हैं तो कुछ समय के लिए उन पर दबाव बढ़ता है, और दबाव बढ़ने से उनकी कीमतें नीचे आती हैं। क्योंकि एनएवी रोजाना डिक्लेयर होती है तो फंड मैनेजर को अपने फंड की एनएवी भी आज के बाजार के भाव से डिक्लेयर करनी होती है। उससे घबराकर अगर निवेशक उस समय फंड से बाहर निकलता है तो उसको नुकसान हो सकता है। लेकिन जिस निवेशक ने हिम्मत रखी, ऐसे समय में बाहर नहीं आया, आप गौर से देखेंगे पिछले 3 महीनों में उन्हीं डेट फंड्स के अंदर बहुत अच्छा इजाफा एनएवीज में दोबारा हुआ है। इसलिए मैं फिर निवेदन करूंगा कि लिक्विडिटी प्रदान करने के लिए रोजाना एनएवी हमें डिक्लेयर करनी होती है। बाजार के अंदर अचानक से जो वातावरण बनता है उसकी वजह से इस तरह की भारी उतार चढ़ाव इन महान संकट के दौर में एनएवीज में देखा गया है, उनसे ज्यादा घबराने की जरूरत हमें नहीं है। तो कृष्ण जी, आप ये कह रहे हैं कि एनएवी घटा है तो ठीक है, कुछ वक्त के लिए घटता है, उसके बाद फिर वो आगे रिकवर भी हो जाता है। तो इसको वॉलेटिलिटी कह सकते हैं आप, फ्लक्चुएशन कह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ वक्त के लिए एनएवी नीचे आ गया तो आपको घाटा हो गया, उससे आपको घबरा के
बाजार से निकल जाना चाहिए, ये सही नहीं। फ्लक्चुएशन है और फ्लक्चुएशन से घबरा के अगर आप बाहर निकलेंगे तो नुकसान होगा, नहीं तो नहीं होगा आपको। ये बात आपने बिल्कुल सही बताई। तो बॉन्ड फंड भी लेकिन कई तरह के होते हैं, डेट फंड कई तरह के होते हैं। कुछ ऐसे फंड होते हैं जो केवल सरकारी बॉन्ड में ही पैसे लगाते हैं, तो वो काफी सुरक्षित है। वहीं जिन फंड्स में दिक्कतें आई, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में पैसे लगाए। हालांकि ये इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे निवेशकों ने, बहुत सारे फंड मैनेजर्स ने जिन प्राइवेट कंपनियों में पैसे लगाए थे वो AAA रेटेड थी और बाद में उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया। तो उस फंड मैनेजर के पास शायद कोई रास्ता था ही नहीं, उन्होंने तो अपनी समझ से बिल्कुल सही निर्णय लिया था, लेकिन फिर भी वो गलत साबित हुए। तो ऐसे में शर्मा साहब, क्या आप ये कहेंगे कि अगर डाइवर्सिफाई करना है ना, कि थोड़ा इक्विटी में है तो थोड़ा डेट भी रखना है, तो फिर केवल वही फंड चुने जो सिर्फ और सिर्फ सरकारी बॉन्ड में पैसे लगाते हैं, तो वो सुरक्षित रहेंगे? जरूरी नहीं आप ऐसा करें, क्योंकि सरकारी बॉन्ड में अगर आप पैसा रखेंगे आपको नुकसान तो वहां भी हो सकता है। बॉन्ड में देखिए, बॉन्ड एक बड़ी ही पेचीदा निवेश होता है प्रदीप जी। बॉन्ड में नुकसान केवल इस बात से नहीं होता है कि जिसने आपसे पैसा लिया है वो नहीं लौटाए। बॉन्ड में आपको तब भी नुकसान होता है जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे होते हैं। तो अगर आपने सरकारी बॉन्ड लिया है और 10 साल के सरकारी बॉन्ड में आपने निवेश किया है और जब ब्याज दरें 7% थी और ब्याज दरें अगर बढ़ के 8% हो जाती है तो आपको नुकसान हो जाएगा। ब्याज दरें अगर 5% से बढ़ के 7% होती है तो आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर ब्याज दरें 7% से गिर के 6 हो जाती हैं, 6 से गिर के 5 हो जाती है, तो आपको लाभ हो जाएगा। इसको आप इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं, राइट। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क से भी आपकी बॉन्ड की एनएवीज ऊपर नीचे हो सकती है। तो कौन से बॉन्ड फंड या इनकम फंड या गवर्नमेंट म्यूचुअल फंड आपके लिए सेफ होंगे, इसको तय करने के लिए आपको क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क दोनों का संतुलन स्थापित करना होगा। और इस संतुलन स्थापित करने के लिए जो भी पैसा आप डेट में डालना चाहते हैं, उनको क्या करना है, आपको उनकी जरूरत कब है ये तय करना है। तो जो पैसा आपको अगले 3 महीने में जरूरत है, मतलब आप आज निवेश करके 3 महीने में निकाल लेंगे, वो केवल और केवल लिक्विड फंड्स में जाने चाहिए। जो पैसा आप 6 से 9 महीने बाद निकाल लेंगे, वो पैसा केवल और केवल शॉर्ट टर्म फंड्स में जाना चाहिए। जो पैसा आप 1 से 3 साल में निकालेंगे, वो मीडियम टर्म में जाना चाहिए। और जो पैसा आप 3 साल तक नहीं निकालेंगे, वो AAA कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में जा सकता है। और जो पैसा आप 5-7 साल तक नहीं निकालेंगे, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज म्यूचुअल फंड में जा सकता है। इस तरह से आप डेट के इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए कि आपको पैसे की कब जरूरत है, तब आपको म्यूचुअल फंड, डेट फंड आपको कभी निराश नहीं करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि जितना ज्यादा वक्त है उतना आपके लिए ये वॉलेटिलिटी का रिस्क कम हो जाता है। लॉन्ग टर्म में आप कह सकते हैं कि बैलेंस आउट हो जाते हैं आपके रिटर्न, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म है तो वहां पर आपको सोच समझ करके फंड का चुनाव करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आपको लिक्विड फंड्स नहीं करेंगे, लिक्विड फंड्स आपको फ्लक्चुएशंस नहीं देंगे। अगर आपको शॉर्ट टर्म मतलब आप 3 महीने के लिए पैसा रखना है, 6 महीने के लिए पैसा रखना है, तो आप ओवरनाइट फंड लिक्विड फंड्स में रखेंगे, तो वहां आपको इस तरह के आश्चर्य बहुत कम, मामूली से आपको उतार चढ़ाव मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे आपको। बिल्कुल, तो आपको इस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए शॉर्ट टर्म में। अच्छा, बाजार जब भी गिरता है तो लोगों को डर लगता है बाजार और गिर जाएगा और नीचे चला जाएगा, इसलिए लोग सही वक्त का फायदा बाजार में नहीं उठा पाते। तो क्या आपके मुताबिक SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यही एकमात्र सही तरीका है जिसमें आप अपने आप को कंट्रोल करते हुए, या ये कहिए कि आपको कंट्रोल करने की अपने मनोविज्ञान के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है और अपने आप बाजार के सही मौके का पूरा फायदा उठा लेते हैं? इसी चीज को अनुशासित करने के लिए, इसी इमोशन को नियंत्रण करने के लिए हम लोग SIP करते हैं। और एक बात प्रदीप जी मैं और कहना चाहूंगा कि तुलसीदास जी ने रामायण में एक अद्भुत बात कही है कि भय का जो मूल है वो अज्ञान है। तो हमें डर क्यों लगता है जब बाजार नीचे गिरता है? क्योंकि हम जहां पर निवेश कर रहे हैं उसके इंट्रिंसिक वैल्यू को नहीं समझते हैं। मुझे ये कहते हुए संकोच होता है, पर फिर भी मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि समाज में बहुत से कम लोग वैल्यू को समझते हैं, ज़्यादातर लोग प्राइस को समझते हैं। और जब आप सेंसेक्स और निफ्टी को गिरते हुए देखते हैं तो आप उसकी वैल्यू गिरते हुए नहीं देख रहे हैं, आप उसकी प्राइस गिरते हुए देख रहे हैं। लेकिन एक समझदार इन्वेस्टर वैल्यू को पकड़ कर रखता है और वो देखता है कि वैल्यू से नीचे प्राइस आ गई है तो इस बात की चिंता नहीं करता है कि प्राइस और नीचे आएगी, वो इसको अवसर मानता है और निवेश करता है। और अगर प्राइस और नीचे आ जाती है तो और अच्छी बात है, क्योंकि वैल्यू आपकी बढ़ रही है, आप और निवेश करते चले जाए। यही हमें अनुशासन के साथ पालना करनी चाहिए। तो ये बात खास तौर पे ध्यान में रखने वाली है कि आपको वैल्यू पता हो। अच्छा, ये तो एक बात रही कि आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, इसलिए आपको दिक्कत नहीं है,
लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास एक लमसम अमाउंट है और मुझे पैसे लगाने हैं। मैं आज ही लगाना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि अगले 6 महीने में मुझे बाजार में कैसे मौके मिलेंगे। तो क्या इसके लिए भी कोई तरीका है, कोई प्लान है? ये बहुत ही म्यूचुअल फंड के सामने ये चुनौती थी और म्यूचुअल फंड ने एक बहुत सुंदर व्यवस्था इसके लिए दी है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। न केवल सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान सिस्टमेटिक है, वो फ्लेक्सिबल भी है। अद्भुत बात यह है प्रदीप जी कि अगर आप लिक्विड फंड्स में अपना पैसा रख देते हैं, डेट फंड में आप पैसा रख देते हैं, मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए का निवेश आप इक्विटीज में करना चाहते हैं और आप बाजार गिरते हुए बाजार का लाभ उठाना चाहते हैं और आपको मालूम नहीं है कि बाजार कितना गिरेगा, ये गिरेगा भी कि नहीं गिरेगा और यहाँ से बढ़ता चला जाएगा, बाजार किसी भी दिशा में जा सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, वो 1 करोड़ रुपया आपने डेट फंड में रखा और वहाँ से सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान दिया। जैसे कि मैं वीकली 10,000 रुपये, वीकली 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करना चाहता हूं या रोज़ाना 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करना चाहता हूं, तो एक तरीका तो ये है कि रोज़ाना 10,000 रुपये आपके डेट फंड से निकल के इक्विटी म्यूचुअल फंड में चले जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि आप फ्लेक्सी एसटीपी करें। आप उसमें क्या करेंगे कि अगर किसी दिन बाजार ज़्यादा गिरता है तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा पैसा निवेश हो जाएगा, ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, और अगर बाजार बढ़ जाता है तो कम पैसा निवेश होगा। और ऐसी व्यवस्था भी की जा सकती है कि बाजार बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आपकी फर्दर एसटीपी रुक जाए। तो जो भी आप करना चाहते हैं, जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड आपको सॉल्यूशन देता है। तो शर्मा साहब, मैं जितनी भी समस्याएं ढूंढता हूं, ऐसा लगता है कि उसके पहले उसके सारे समाधान आप ढूंढ चुके हैं, सारे सवालों के जवाब आपके पास पहले से ही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है जिन लोगों ने हमारी इस चर्चा को सुना, इस पूरे सफर में हमारे साथ जुड़े रहे और आपके सारे जवाबों को सुना, वो अब कहीं बेहतर तरीके से अपनी प्लानिंग कर पाएंगे। कुछ गोल वक्त से पहले अचीव होंगे, क्योंकि हमारा मकसद यही था आपको बताने का कि ये बाजार में फिलहाल जो उतार चढ़ाव है, ये मुसीबत नहीं है, ये मौका है। और जो दर्शक मित्र इस मौके का फायदा उठाएंगे, मुझे लगता है पहले उन्होंने जो तय किया होगा उसके 1-2 साल पहले ही अब उनके रिटायरमेंट प्लानिंग का गोल पूरा हो जाएगा और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे पूरे वेल्थ के साथ रिटायर हो पाएंगे वक्त से पहले, या वक्त पर कहीं और ज़्यादा बेहतर बड़े कॉर्पस के साथ रिटायर हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला इस पूरे सफ़र में और हमारे दर्शकों की इतनी मदद की। नमस्कार। निवेशक जागरूकता के अंतर्गत HDFC म्यूचुअल फंड ने एक नया ऐप MF बाइट्स लॉन्च किया है। MF बाइट के जरिए आप म्यूचुअल फंड से जुड़ी विभिन्न जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और सबसे खास बात यह है कि अंग्रेजी के साथ साथ ये हिंदी में भी उपलब्ध है। आप सभी इस ऐप को आज ही डाउनलोड करें और म्यूचुअल फंड के विभिन्न कॉन्सेप्ट, विभिन्न अवधारणाओं की समझ सुगमता से प्राप्त करें। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। फोकस, आइडिएट, इनोवेट, एनेबल।